अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम। हम ठीक है मैम, आप सुनाओ। वालेकुम सलाम मैम। बस हम 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। वी स्टार्ट आवर वेबिनार। अच्छा, आज के दोनों सेशंस पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आई विल एडवाइज यू टू मेक योर notes. Okay, so Assalamu alaikum, Dr. Sabah. Are you with us? Can you hear me? Yes, Yashva, I can hear you. Assalamu alaikum, and a very warm welcome to you and to all the participants for joining us today on behalf of Nurturing Community Pharmacy in Pakistan and this summer internship program batch 19. It gives us immense pleasure to welcome you all to today's insightful webinar, that is pediatric pharmacotherapy, the challenges and innovations in dosing and compliance. So we are truly honored to have with us Dr. Sabah Javed, a highly accomplished clinical pharmacy specialist in pediatrics and infectious diseases from Indus Hospital Network, Karachi. And her dedication to pediatric pharmacy and her expertise as an ASHP certified pediatric pharmacist brings immense value to this session. This webinar marks another meaningful step in empowering young pharmacists with real-world knowledge and clinical insights. And we are thrilled to have our students and pharmacy professionals with us here today. Let's get ready to learn, question, and grow together. Welcome, Dr. Sabah Javed. Over to you. Thank you so much, Yashva, and the whole team of NCPP for arranging this important session. So आज का हमारा सेशन है पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी, इसके challenges क्या क्या होते हैं, and how a clinical pharmacist can do interventions in dosing and compliance. So I declare no conflict of interest related to this presentation. Sorry, Yashva. I cannot see your next slide. Let me move it again. Is it visible now? No. यस मैम, विजिबल है। विजिबल है। आई थिंक वो स्क्रीन पे शायद उसको मूव होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो थोड़ी सी हैंग हो गई है। ओके, फर्स्ट स्लाइड मेरी है पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी पे, विजिबल है? यस मैम। तो पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी सबसे पहले क्या होती है? अगर बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो एज पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या WHO स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपको फार्माकोथेरेपी पे थोड़ा पता होना चाहिए कि फार्माकोथेरेपी इटसेल्फ क्या होती है। फार्माकोथेरेपी क्या है? इट्स सिंपली अ साइंस एंड प्रैक्टिस जो कि आपकी प्रिस्क्राइबिंग, कंपाउंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स पे काम करती है। अगर मैं इसको पीडियाट्रिक से कोरिलेट करूं या इंप्लीमेंट करूं तो उसमें क्या होगा कि आपका पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी हो जाएगी कि जो भी मेडिकेशन आप रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स में कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इसमें फार्माकोथेरेपी है या प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं प्रिस्क्राइबिंग, कंपाउंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पीड्स पर होगी।
सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पीड्स में क्या होगा, एज क्राइटेरिया स्पेसिफिक हो जाएगा। देन आपके पास इसमें काइनेटिक्स और डायनेमिकली रिलेटेड आपके पास होगी, और डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कराएंगे, जो कि सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट आउटकम पे काम करेगी। स्लाइड्स विजिबल हैं आपको? एनीवन? यस। तो मेरे पास तो स्लाइड नो मैम नहीं आ रही। स्लाइड नहीं आ रही? वो टॉपिक ही खुला हुआ है। फ्रॉम दैट टाइम मेरे पास slide 1 ही हो रही है। मैम स्लाइड हाँ, स्लाइड मेरे पास भी नहीं सामने आ रही, सबर करें, मैं शो जरा नहीं हो इसको रही। दोबारा। पता नहीं किसने कहा था कि विजिबल हो रही है, तो मैंने शायद मेरे पास नहीं हो रही होगी। मैं मूव कर रही हूँ, आप लोग के पास स्लाइड शो हो रही है? नो मैम। नो मैम। नहीं हो रही। सबा, डॉक्टर सबा, जो साइड बार होता है वहां से आप मैन्युअली मूव कर लें, जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन एडिट कर रहे होते हैं, उस मोड में जाके। एक मिनट। अब हो गई। यस मैम अब हो गई। अब शो हो रही। ठीक है, अब मेरे पास भी हो रही है। अगर नहीं होती तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, बीच में बता देना, ताकि फिर मैं स्लाइड के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करूँ। ओके मैम। थर्ड स्लाइड्स हो रही है शो आप लोगों के पास पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी की? नो मैम। नो मैम, अभी सेकंड स्लाइड शो हो रही है। सेकंड स्लाइड। यस, अब स्लाइड्स मूव कर रही हैं। यस ओके, मैम। मैं स्टार्ट पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी से ही करती हूँ। पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एज पर द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी क्या है, जो कि सिंपल आपकी साइंस और प्रैक्टिसेस पे एनफोर्स करती है, जो कि रिलेटेड है पीडियाट्रिक्स में। इसमें 3 मेन मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें प्रिस्क्राइबिंग, कंपाउंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स आती है। जो जो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पर हम पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, क्योंकि काइनेटिकली और डायनेमिकली आपकी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, और बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपने कहाँ पे इंटरवीन करना होता है, तो वो आज की हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी पे मेन आपके पास काम करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एज स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि पीडियाट्रिक्स में हर एज क्राइटेरिया में आपके पास डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आती हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं। सेकेंडली आपके पास इंपॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स वेरिएबिलिटी, वेट एंड सरफेस एरिया बेस्ड डोजिंग, फॉर्मुलेशन चैलेंजेस, एंड लास्ट आपके पास आता है सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। डॉक्टर सबा, आई गेस आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आप सबको आवाज आ रही है? नो मैम आवाज नहीं शो आ रही है। ओके ओके। डॉक्टर सबा, योर आवाज इज नॉट विजिबल, सॉरी, क्लियर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर डॉक्टर सबा। बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी, मतलब जो नॉर्मल आवाज आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस। ओके, ठीक है। पहली स्लाइड से स्टार्ट करूं या आप लोगों को समझ में आया है? नो मैम अगेन स्टार्ट करें आप। फार्माकोथेरेपी का समझ में आया है कि वहां से भी स्टार्ट करूं? मैम, नो फार्माकोथेरेपी के डॉक्टर, बाद से स्टार्ट करें। वो आया है मैम। नो डॉक्टर सबा, Okay, इट इज फाइन फ्रॉम द की प्रिंसिपल्स। ओके, ठीक है, मैं की प्रिंसिपल से देख लेती हूँ कि की प्रिंसिपल्स आपके पास पीडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी के कितने 4 से 5 मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसपे आपकी मेन फार्माकोथेरेपी एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहला है एज स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, नंबर 2 है फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स, वेट एंड सरफेस एरिया, जो कि बीएसए के अकॉर्डिंग हम डोज कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मली चैलेंजेस, और लास्ट में आपके पास इसमें आता है सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, एक एक पैरामीटर को मैं अलग अलग से डिफाइन करती हूँ। सबसे पहला आपके पास है एज स्पेसिफिक कंसंट्रेशन।
जब भी आप पीडियाट्रिक्स की बात करेंगे आपको हमेशा से एज क्लासिफिकेशन और एज क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ये जो क्लासिफिकेशन है ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंगली दी हुई है। आप मल्टीपल एज क्राइटेरिया देखोगे, ठीक है, अगर आप कभी भी गूगल आउट करते हो तो उसमें डिफरेंट आपके पास एज क्राइटेरिया आते हैं। कहीं पे न्यूनेट्स मिलेंगे, कहीं पे आपको इन्फेंट मिलेंगे, कहीं पे टोडलर्स मिलेंगे, प्री स्कूलर्स मिलेंगे, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड एएपी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 से 4 क्राइटेरिया में इसको डिफाइन किया है। न्यूनेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एज क्राइटेरिया में कि जब भी आप पीडियाट्रिक्स की पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं तो न्यूनेट्स कौन से होते हैं, जो कि लेस देन 28 डे ऑफ लाइफ के होते हैं। अब उसमें फर्दर डिवाइड होते हैं प्री टर्म है या टर्म है। प्री टर्म कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं सतवासे बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले पैदा हो जाते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 मंथ की है, यानी कि 37 वीक से ज्यादा का जो टाइम होगा वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में आएगा, यानी कि फुल टर्म बच्चों के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं इन्फेंट्स, यानी कि 29 डे ऑफ लाइफ से लेके लेस देन 12 मंथ, यानी कि अप टू 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं इन्फेंट। चाइल्ड कौन से होते हैं, जो कि 1 ईयर से लेके 12 ईयर तक आते हैं। न्यू गाइडलाइंस में इन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है यंग चाइल्ड में, जिसमें 1 ईयर से लेके ऑलमोस्ट 6 ईयर तक आपके पास यंग चाइल्ड है, और उसके बाद आपके पास ये चिल्ड्रन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और लास्ट है आपके पास अडोलेसेंट, जो कि 13 से 17 साल तक के बच्चे हैं। कुछ गाइडलाइंस में आता है कि आप 21 साल तक के बच्चे को रिकमेंड कर सकते हो कि ये अंडर द क्राइटेरिया ऑफ पीड्स में आता है, लेकिन अभी तक हम प्रैक्टिस में 18 साल तक के बच्चों को कंसिडर करते हैं कि वो अडोलेसेंट एज क्राइटेरिया में आते हैं। तो 0 डे ऑफ लाइफ से लेके 18 ईयर्स तक के आपने याद रखना है कि ये बच्चे कौन से होते हैं, सारे पीडियाट्रिक्स एज क्राइटेरिया में आते हैं। न्यूनेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो आपके स्पेसिफिक 0 डे ऑफ लाइफ से लेके 28 तक के आते हैं, वो न्यूनेट्स होते हैं। अब उसमें भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपकी वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट हो जाती है। ओके, सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या है, काइनेटिक्स और डायनेमिकली वेरिएबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जब भी आप अडल्ट से कंपेयर करें बच्चों को, तो उसमें मेन आपके पास आती है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस, ठीक है, जो कि हम यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडीएमई पे आपके पास इफेक्ट आता है, जो कि एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है। उसमें क्या क्या आएंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। सेकेंड पॉइंट आपके पास इसमें क्या मेंशन है कि मैच्योरेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स और किडनी फंक्शन। अगर जो बच्चे आपके पास वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं वो क्या है, प्री मेच्योर, यानी कि उनके ऑर्गन डेवलपमेंट अभी आपके पास इमेच्योर है, ठीक है। तो उन वहां पे जो ड्रग एडजस्टमेंट आपके पास डोजेस की आएगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू टर्म बच्चा जो कि पूरे वक्त पे पैदा हुआ है, ठीक है। और जो टर्म बच्चे भी होते हैं नॉर्मली इनमें भी रीनल और हिपैटिक फंक्शन जो होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से ऐसे एंजाइम्स आपके पास होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो आपके पास कंप्लीटली बने हुए होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन अभी आपके पास मैक्सिमाइज टू द अडल्ट नहीं होते, तो वह वक्त के साथ साथ आपके पास इसमें ग्रो करते जाते हैं। तो ये चीज इसलिए भी आपके पास में काइनेटिक और डायनेमिकली इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डोज एडजस्टमेंट, ड्रग कितनी देनी है, मैक्सिमम डोजेस आपने पर डे के हिसाब से कितनी देनी है, या ड्रग की हाफ लाइफ कितनी देर तक छोटे बच्चों में रहेगी, बड़े बच्चों में होगी तो वो कितनी जल्दी आपके पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये सारी चीजों पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कमांड होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आप इसमें काइनेटिकली और डायनेमिकली देखें तो रिसेप्टर सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सेस, बहुत सारे आप ऐसे एंजाइम्स देखेंगे, जैसे हम साइटोक्रोम P450 की पूरी फैमिली देखते हैं, कुछ एंजाइम जैसे हैं 2C19 है, वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो ऐसी कोई दवाई जो कि आपकी एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है 2C19 से, तो वहां पे क्या होगा कि आपने उसकी डोज कम रखनी होगी। कुछ दवाइयों के ऐसे हमारे पास इफेक्ट आते हैं जिसमें हम न्यूनेट्स में डोजेस जरा ज्यादा देते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वहां पे डोजेस कम हो जाती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है फिनोबार्बिटॉन की, ठीक है, कि वहां पे आपका एट द एज टाइम ऑफ न्यूनेट्स में कुछ एंजाइम्स आपके बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो उसमें डोजेस ज्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज कर रहे होंगे। जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वहां पे फिनोबार्बिटॉन की जैसे डोज हो जाएगी 3 to 5 mg पर kg पर डे, न्यूनेट्स में होगी 2 to 8 mg पर kg पर डे, ठीक है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस इसी वजह से आपके पास आता है कि छोटे बच्चों में क्यों डोज ज्यादा है और फिर बड़ों में कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स की वजह से। थर्ड इंपॉर्टेंट आपके पास की प्रिंसिपल क्या है जब भी आपने पीड्स की फार्माकोथेरेपी को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी पीडियाट्रिक्स में काम करते हैं हमें पता है कि पीड्स में हम डोज कैलकुलेट करते हैं एज पर द वेट के हिसाब से, ठीक है। तो इनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस भी इस वजह से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी मास
आपके पास कम होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, बॉडी मास आपके पास कम होता है, तो इसके हिसाब से टॉक्सिसिटी के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जब भी आपने डोज कैलकुलेट करनी है, आपने हमेशा वेट का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट नहीं करोगे तो डोज या तो आपकी सब थेरेप्यूटिक हो जाएगी या सुप्रा थेरेप्यूटिक हो जाएगी, जहां पे रिस्क क्या है, टॉक्सिसिटी का। देन आपके पास फोर्थ की प्रिंसिपल है फॉर्मुलेशन चैलेंजेस। हमें पता है कि आप लोगों ने मे बी ऑब्जर्व किया हो कि बहुत सी ऐसी फार्मेसीज हैं जहां पे आपकी कंपाउंडिंग की सर्विसेज मौजूद नहीं है, बहुत से हॉस्पिटल्स में भी कंपाउंडिंग की सर्विसेज मौजूद नहीं होती। और अगर कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है जहां पे हमें कोई अनयूजुअल सी डोज देनी है फ्रॉम द टेबलेट, जो कि 1/4 है या 2/3 पार्ट है, इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम हमारे पास जैसे इंडस हॉस्पिटल कराची में कंपाउंडिंग की बहुत अच्छी सर्विसेज मौजूद हैं, तो हम वहां से उसको बनवा कर देते हैं, ताकि डोजिंग एरर या मेडिकेशन एरर रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कम हो सके। सेकेंडली आपके पास इसमें क्या है कि बहुत सी कंपनीज भी आपकी प्रोप्राइटरी ड्रग नहीं बनाती हैं, जो कि बहुत कम स्ट्रेंथ में मौजूद होती है, पीड्स के लिए स्पेसिफिक होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। तो बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी कंपाउंडिंग फॉर्मुलेशंस पे उसको स्विच करवाएं जो कि आसानी के साथ दे सकें, ठीक है। जैसे बहुत दफा होता है कि अगर आपने फ्यूरोसमाइड एक टेबलेट है, ठीक है, 20 mg में भी अवेलेबल होती है, 40 mg में भी अवेलेबल होती है। अब हमारे पास कोई ऐसा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का पेशेंट है जिसमें हमने फ्लूइड ओवरलोड नहीं करवाना, ठीक है, और आपने वहां पे पेशेंट को देना है फ्यूरोसमाइड, देना है 2 mg Q8 आवरली। अब आप 20 mg में से कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना जो कि आपके पढ़े लिखे नहीं होते, अब हमको बताएं कि आप 20 mg को 10 ml में डाइल्यूट करें, उसमें से फिर सिरिंज को आगे से निकालें, उसका 2 ml लें, ग्रेजुएशन उनको समझाएं, तो ये एक तरह का सबसे ज्यादा प्रोन है मेडिकेशन एरर पे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सिरप की स्ट्रेंथ आती है 1 mg पर 1 ml, हम उसको बनवा देते हैं। सिंपल 2 ml नर्स निकालती है सिरिंज में और सिंपल उसको दे देती है दिन में 3 दफा। जिस टाइम पर डिस्चार्ज होते हैं हम उनको उस पर भी बता देते हैं कि आपको कोई चीज उसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसकी एक्सपायरी भी होती है, स्टेबिलिटी भी होती है, आपके पास खत्म हो तो आप यहाँ से आके पिक कर लें, ठीक है। और सिंपल आप उसको 1:1 की डाइल्यूशन से बनाकर दे देते हैं, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कि आपने पैलेटेबिलिटी का ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने एक्सटेम्पोरेनियस बनवा दी, ड्रग का टेस्ट इतना खराब था कि पेशेंट ने ली नहीं, ठीक है, तो वो भी तो एक नॉन एडहेरेंस के अंदर ही आती है ना, कि बहुत से ऐसे हमारे पास सिरप्स आते हैं जैसे कंपाउंडिंग में क्लिंडामाइसिन सबसे कॉमनेस्ट है, कि उसका टेस्ट इतना खराब होता है कि अगर आप उसका कैप भी ओपन करें, अगर सिरप बना हुआ आपके पास है, तो उसकी स्मेल इतनी खराब होती है कि वो बच्चे पीते ही नहीं है। तो फिर इसमें क्या होगा, एट द एंड आपकी ट्रीटमेंट खराब होगी, डोज कंप्लीट उसको मिल ही नहीं रही है, जो ट्रीटमेंट उसको 10 to 14 डेज मिलनी थी बीच में स्किप हो गई, दिन में 3 दफा जाना था, दिन में 1 दफा मिला, 2 दफा मिला, आधी डोज बच्चे ने स्पिट आउट कर दी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपका काम है कि आप पैलेटेबिलिटी को इंप्रूव करवाएं। अब वो कैसे करवा सकते हैं, आप उसके रेफरेंसेस चेक करें कि ये आपस में ड्रग अगर किसी भी जूस के साथ मिक्स करते हैं, किसी भी आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह के साथ अगर आप इसमें इसको कंपैटिबल करना चाहते हैं, या कोई भी आप इसमें जूसेस के साथ मिलाना चाहते हैं, तो इसकी कंपैटिबिलिटी है। ये तो नहीं कि ड्रग डी नेचर हो जाएगी, कि बच्चे को टेस्ट तो मिल गया, बच्चे ने ले तो लिया, पता चला ड्रग डी नेचर हो गई। तो ये सारे रेफरेंसेस जो है वो आपके यूएसपी 795 में मिलते हैं, तो आप वहां से रेफरेंसेस देख सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल आपके पास क्या आता है, सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पीड्स में काम कर रहे हैं वो एडीआर मॉनिटर लाजमी करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऑर्गन्स इमेच्योर हैं, तो वहां पे ऐसे अनयूजुअल एडीआर्स भी आते हैं जो कि मेंशन भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये अडल्ट में भी आपके पास होते हैं, लेकिन पीड्स में हम ज्यादा गौर इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हर स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बच्चे अपने सिम्टम्स भी नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन जब आप लैब मॉनिटरिंग देख रहे होते हैं, नर्सिंग आपको ऑब्जर्व करके बता रही होती है, या डॉक्टर्स जी बता रहे होते हैं कि इसको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और वो दवाई भी स्टार्ट हुए हुए सिर्फ 24 to 48 आवर्स हुए, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग होता है कि आप इसे को रिलेट कर सकें कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स या स्कोरिंग स्केल्स होते हैं पीडियाट्रिक्स में, जैसे न्यूज और प्यूज। प्यूज क्या है, पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग साइन,
कि क्या क्या आपके पास उसमें साइंस आ रहे हैं, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बीपी बहुत ज्यादा रेज्ड हो रहा है, किस टाइम पे आपके पास वो बच्चा जो है वो स्टेप अप होना चाहिए, कब आपका स्टेप डाउन होना चाहिए। पीड से ज्यादा आपका बीइंग फार्मासिस्ट से ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है नर्सेस का और डॉक्टर्स का, जो कि 24/7 आपके पास होते हैं। या अगर किसी दवाई स्टार्ट करने के बाद हुआ है और आपकी वो नॉलेज में चीज थी कि इमेच्योर ऑर्गन के साथ है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, आपने स्टार्ट करवा दिया था, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये चीज उनको मॉनिटरिंग पैरामीटर्स बताएं। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां जिनके ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल मॉनिटरिंग करवाते हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट, ठीक है, जैसे वेंकोमाइसिन है, आपने उसके लेवल्स करवाने, फेनिटॉइन है, आपने उसके लेवल्स करवाने, कब कब करवाने हैं ये बीइंग अ फार्मासिस्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इनको बताना है। तीसरी डोज के बाद करवाना है, 3 से 5 दिन के दरमियान करवाना है, जब नेक्स्ट डोज आपने एडजस्ट की है आपने कब लेवल्स करवाने, इसकी वजह से अगर अंडर लेवल्स हो रहे हैं तो सिम्टम पेशेंट को क्या आएंगे, लेवल ज्यादा हो गए तो आपने होल्ड कब करने हैं और उस पे एडीआर क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए जहां पे आप इंटरवीन करवा सकते हो। देन आपके पास आती हैं कि रियल वर्ल्ड चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट, क्या क्या चीजें बीइंग अ फार्मासिस्ट जो कि पीड्स में काम कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और आप उसको स्ट्रेटेजिकली किस तरह से मैनेज कर सकते हो। पहला है लैक ऑफ पीडियाट्रिक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन, जो कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास मार्केट में बहुत कम दवाइयां हैं जिनकी हम फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर क्या आता है कि जब भी अगर आप टेबलेट को किसी भी सिरप सस्पेंशन फॉर्मुलेशन में बनाते हो तो उसकी एक्सपायरी आपके पास मेंटेन नहीं होती, ठीक है। जो भी आप उसमें डाइल्यूएंट ले रहे हो, आप उसके साथ जो भी एक्सीपिएंट यूज वगैरह कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो स्टेबल ही नहीं है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। 2 दिन की एक्सपायरी है, 3 दिन की एक्सपायरी है, जब तक अगर आपने बना के रख लिया वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉस्ट भी आपकी वेस्ट हो जाएगी, आपकी जो भी इन्वेंट्री है वो भी आपकी मिसमैनेज्ड होगी, क्योंकि आप उसमें बनाए जा रहे हो लेकिन आपके पास वो यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास इसमें क्या है कि उस ड्रग की कोई ऐसी सेडिमेंटिंग प्रॉपर्टी तो नहीं है कि वो सेडिमेंट हो रहा है जाके केक की फॉर्मुलेशन बना रहा है, या उसके डिस्कलरेशन कोई स्टार्ट हो रही है, आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल्ड है या रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो ये सारी चीजों का काम आपने लाजमी करना है। फिर वही वाली बात आ जाती है आपके पास एट द एंड के अगर आप सही से फॉर्मुलेशन बना के नहीं दोगे, अगर वो टेबलेट सही से पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं की जाएगी, तो एट द एंड क्या होगा, कंप्लीट थेरेपी आपके पास खराब हो जाएगी। और इसी में सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग एरर स्पीड्स में होते हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन अवेलेबल ही नहीं होती और लोग पता नहीं किस किस तरीके से बना रहे होते हैं, तो आपके पास एरर के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे अगर आपके पास इस तरह की कोई भी इस तरह का एरर आपके पास इसमें होता है और आप कोई फॉर्मुलेशन बनाना चाह रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग का भी सवाल होगा कि भाई हमने सारी चीजें कर ली, रेफरेंसेस हम कहाँ से देखें, ऑथेंटिक रेफरेंसेस भी तो हो हमारे पास। तो हमारे पास 795 ये यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, इसमें आपके कंपाउंडिंग प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं, या बहुत सारे जैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे कंपाउंडिंग कार्डिक्स में आपके पास रेसिपी टाइप की पूरी फॉर्मुलेशंस होती हैं। इसके अलावा पीड्स के मल्टीपल आपको अदर रेफरेंसेस मिल जाते हैं, जिसमें किंग एडवर्ड वगैरह हॉस्पिटल हो गए, आपके पास सिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको बहुत सारे कंपाउंडिंग रेफरेंसेस मिल रहे होते हैं। ऑनलाइन आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ से रेफरेंसेस मिल जाते हैं, या कमर्शियली आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उसमें स्विच करवा सकते हो। अगर नहीं है, कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, एक्सपायरी इशू भी है, तो फिर बीइंग अ फार्मासिस्ट हम यहाँ पे इंडस में हमारे पास ये चीज बहुत अच्छी है कि हम डिस्चार्ज समरी को भी रिव्यू कर रहे होते हैं। ये भी एक नई जिम्मेदारी हमने ली हुई है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई ऐसी अनयूजुअल आपके पास कॉम्बिनेशन में दवाई तो नहीं जा रही, कोई ऐसी अनयूजुअल फॉर्मुलेशन वाली दवाई तो नहीं है जो पेशेंट को बाहर से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। हम तो बना के दे रहे थे लेकिन बाहर से नहीं मिलेगी। फिर हम उसकी फर्दर जो भी हमारे पास अंदर प्रोसेस होता है वो करवा के पेशेंट को प्रॉपर उतने दिनों का बनवा कर देते हैं ताकि पेशेंट की थेरेपी कंप्लीट हो और जो ट्रीटमेंट हम उसको देना चाह रहे हैं वो कंप्लीटली आपके पास स्टेब्लिश हो सके। सेकंड आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड एरर प्रूविंग डोजिंग। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने डोज कैलकुलेट बिल्कुल प्रॉपर करनी है एज पर द एज और वेट के हिसाब से। सेकेंडली आपके पास है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपने इसमें डोज कैलकुलेट करनी है। आप लोग ऑडियंस में कोई बता सकता है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हम नॉन कीमो के अलावा बीएसए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। कीमो में तो हम ज्यादातर बीएसए के अकॉर्डिंग करते हैं, कोई ऐसी नॉन कीमो दवाइयां हैं
जो कि हम BSA के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें लाजमी BSA चाहिए होता है। एनीवन? Assalamu alaikum, ma'am. Myself personally, finally formed a student from Punjab University College of Pharmacy. मैम ज़्यादातर जो हाइलाइट मेडिसिन जैसे ये अभी बताया चैट में बताया उन्होंने वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन और डाइजॉक्सिन, इस तरह की जो है मैम मेडिसिन उनके लिए चाहिए होता है BSA। वालेकुम अस्सलाम हसन। ये आप मुझे वेट अकॉर्डिंग बता रहे हो या BSA के अकॉर्डिंग बता रहे हो? BSA के अकॉर्डिंग। नहीं बेटा, BSA के अकॉर्डिंग जो होती है ना वैनकोमाइसिन, ये सारी जो होती है ये एज पर द वेट के हिसाब से होती है। BSA क्या है? बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो डोजिंग कैलकुलेट होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जिसमें आपके पास कैस्पोफंगिन आती है, एंटी फंगल एक दवाई है, वो यूज होती है। हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं, यास्मीन अली, आइबुप्रोफेन कभी भी आपके पास BSA के अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट होती, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से जो कैलकुलेट होती है ना वो कुछ दवाई है। कैल्शियम ल्यूकोवोरिन मीथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी में देते हैं, वो BSA के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। BSA कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ आइडिया? वेट और हाइट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो BSA के कैलकुलेट जब करोगे तो उसके हिसाब से भी आपके पास डोजिंग एरर काफी हद तक हो सकते हैं कम। डिवाइडेड अगर बाय आपके पास 3600 अंडर रूट में। शाबाश, ठीक है। तो अंडर रूट के हिसाब से बिल्कुल सही। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है, आप वैसे भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपके पास डोज कम या ज्यादा कैलकुलेट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो है डोज आपकी कंप्लीट नहीं मिली। दूसरा क्या है, एरर के चांसेस सबसे ज्यादा। एरर में क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट आते हैं। मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स अपनी प्रैक्टिस की भी बताती जाती हूँ। हमारे पास एक न्यूनेट बच्चा था जिसमें डोज एरर ये हुआ कि कैलकुलेट बिल्कुल ठीक हुआ, रीचेक मैंने भी किया, फार्मेसी से भी सही डिस्पेंस हुआ। पता चला कि पोटेशियम क्लोराइड जहां उसको 0.5 ml Q8 RD मिलना चाहिए था, उस पेशेंट को मिल गया 5 ml Q8 RD। क्यों? क्योंकि जो नर्स ने कैलकुलेट किया था वो बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेट किया था, वो उसकी कैलकुलेशन में भी मसला था और उसने वेट को ज्यादा कंसीडर करके कैलकुलेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एट द एंड आपके पास डोजिंग एरर रिलेटेड आपके पास इसमें एरर हो गया, जिसकी वजह से बच्चे का कोड अनाउंस हुआ था, ठीक है। तो ये एरर आपके प्रैक्टिस में इस तरह के हो जाते हैं। आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है। मेरा काम क्या है कि आपके पास जो भी ऑर्डर जिस टाइम पे एंटर्ड हो रहा है, एक तो फार्मेसिस्ट आपका सैटेलाइट फार्मेसी में तो जाहिर सी बात है वो चेक करता है। दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि जिस टाइम पे हम वार्ड राउंड्स पे खड़े हुए होते हैं वो आपसे पूछ भी रहे होते हैं, ठीक है। आप भी उसको चेक कर रहे हैं, डबल रीचेक आप उस ऑर्डर को कर रहे हैं कि आपने जो भी ऑर्डर डाला है वो ठीक है या नहीं है। ये सारे किसमें आते हैं? ये कुछ मेडिकेशन जैसे हमारे पास हाई रेट मेडिकेशन होती है, आप लोगों को मे भी आइडिया हो, जिसमें कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, उसमें लाजमी डबल चेक आपके पास मैंडेटरी ऑप्शन होता है। दूसरा क्या है कि अगर हमारे हॉस्पिटल्स में EMR है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है, उसमें क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट आपका CSSD करके आता है, वो आपके पास इसमें मौजूद होते हैं। या हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, या मैन्युअली भी हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं ताकि आपके डोज एरर्स कम हो सके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीडियाट्रिक डोज लाइब्रेरीज हमारे पास बनी हुई होती है, यानी कि जो कि आप इन्फ्यूजन जब भी चला रहे होते हैं तो वहां पे स्मार्ट पंप्स होते हैं जो कि रेट कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती है। अगर आपकी डोज कम या ज्यादा हो जाए तो उसमें स्पेसिफिक बीपर्स लगे हुए होते हैं जो बीप करते हैं, ठीक है। वो फौरन आपके पास में अलार्म हो जाते हैं कि ये मिनिमम रेंज है या ये मैक्सिमम रेंज है, ये इससे एक्सीड कर रही है, ठीक है। तो वो आपके पास इसमें मौजूद होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का चैलेंज आता है कि अगर लिमिटेड पीडियाट्रिक क्लिनिकल डेटा है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं खुद भी देखूं इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे ये चीज बहुत अच्छे से फील होती है कि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन में जो पीडियाट्रिक्स में हम डेटा यूज करते हैं वो हम क्लिनिकल ट्रायल बेसिस पे करते हैं, रिसर्चेस पे करते हैं, ठीक है। क्यों? और वो काफी दफा तो हमारे पास ऐसा होता है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन इस तरह की कि हमें कोई अडल्ट की मेडिकेशन भी देनी है लेकिन हमारे पास कोई रिसर्चेस मौजूद नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीडियाट्रिक्स इटसेल्फ एक हाई अलर्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत कम, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में भी रिसर्चेस कम होती है क्योंकि लोग कंसर्न नहीं देते किसी भी रिसर्च करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप रिसर्च करोगे नहीं किसी पॉपुलेशन पे तो हम उसकी सेफ्टी एफिकेसी को नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह की कंडीशन में हमारे पास हमें डेटा यूज करना है तो आप क्या करोगे, अडल्ट डोज की बिल्कुल मिनिमम जो रेंज होती है उसको यूज करोगे और जो मॉनिटरिंग पैरामीटर है ना जिसकी वजह से ये हो सकता है अडल्ट में भी, आप उस मॉनिटरिंग पैरामीटर को करवा सकते हैं।
और ऐसी प्रैक्टिस में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि आपके अडल्ट बेस पर होती है, उसका पीड्स का कोई डेटा नहीं होता। तो इसी तरह से हम एक नई रिसर्च बना सकते हैं जो कि एक तरह की केस स्टडीज या केस रिपोर्ट में मौजूद होती है। अच्छा, अगर आपके पास इसमें डेटा आपने कहीं से देखना है, फॉर एग्जांपल लिमिटेड डेटा तो आपके पास है, लेकिन अगर आपने फर्दर कहीं ऑथेंटिक पीड्स का डेटा देखना है, हमारे पास नॉर्मली पेड कुछ सर्चिंग इंजन होते हैं, जिसमें आपके पास लेक्सिकॉम हो गया, ये आपकी हैंडबुक्स में भी अवेलेबल होती है, ये पेड होती है, आपको परचेज करनी होती है। DNF चिल्ड्रन होती है, हेरियट लेन आपको आसानी से मिल सकती है, ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी पीड्स के पीछे डोजेज एग्जैक्टली दी हुई होती है। या कुछ हमारे पास ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसमें पीडियाट्रिक ड्रग यूटिलाइजेशन इवेल्युएशन के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें आपकी कलेक्टिवली रिसर्चेज दी हुई होती है, ठीक है। या फिर आप क्लिनिकल रिसर्च जैसे WHO हो गया, FDA हो गया, इसमें पीड से स्पेसिफिक पार्ट्स मिल जाते हैं। आपके बहुत सारे स्पेसिफिक पीड्स के जर्नल्स हैं, NEGM हो गए, BMC हो गया, BMJ पीडियाट्रिक्स हो गया, सेज हो गया, विली ऑनलाइन हो गया, पबमेड हो गया। तो इसमें स्पेसिफिक आपको पीड्स का इस एरिया के हिसाब से रिसर्चेस मिलती है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन उसको भी फिर आपको रिसर्चेस को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप कौन सा जर्नल देख रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन पे स्टडी हुई हुई है, टाइप ऑफ स्टडी क्या थी, उसकी रिजल्ट डिस्कशन क्या थी आपके पास, उसके इफेक्ट क्या आया। तो ये सारी चीजें एवेलुएट करके फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन बैरियर। हमें पता है कि हर एज क्राइटेरिया, जैसे मैंने आप लोगों को पूरा पीड्स का बताया, बहुत सारी दफा क्या होता है कि आप लोगों ने खुद भी ये चीज देखी भी होगी, ऑब्जर्व भी की होगी कि कुछ फार्मेसीज में हमारे पास काउंसलिंग रूम्स होते हैं, ठीक है। 6 साल से अगर बड़ा बच्चा आपके पास इसमें है, तो अगर आपके पास इतना टाइम है या आपके पास स्टाफिंग अच्छी है, तो एक बंदा आपका काउंसलिंग रूम में, और वो अच्छे से पेशेंट को काउंसिल भी करता है, ठीक है, कि आपने किस तरह से इनहेलर्स लेने हैं, आपने किस तरह से इसको यूज करवाना है, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि छोटे बच्चे आपके पास होते हैं, तो आप ज्यादातर अटेंडेंट को काउंसिल करते हैं कि आपने उसको किस तरह से लेना है। अब वो अटेंडेंट सही से समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, वो एरर करा रहा है, तो उसमें भी आपका रिस्क सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि वहां पर रिस्क आपके पास मेडिकेशन एरर हो सकता है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा छोटे, जैसे 6 साल से छोटे बच्चे आपके पास होते हैं, वो नॉर्मली आपको वर्बली बता भी नहीं सकेंगे कि हमें इस दवाई से क्या हो रहा है। जैसे बड़े बच्चे हैं, 10 साल से बड़े हैं, तो वो कहेंगे कि हमें फला टैबलेट खा के कॉन्स्टिपेशन हो रही है, फला टैबलेट खा के मुझे डायरिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कुछ ब्लोटिंग साइन, कुछ क्रैम्स आ रहे हैं। तो वो एक तरह का नॉन ADR आपके पास बन जाता है। तो ये कुछ चीजें आपके पास होती है जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हमारे पास मल्टीपल ADRs होते हैं जो कि आपके पास अनआइडेंटिफाइड होते हैं और डिलेड भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती है। बी का फार्मेसिस्ट आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जैसे हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं कि कुछ पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शंस बना देते हैं कि आपने इसको संभाल कैसे करना है। घर वालों को समझा देते हैं, अगर बच्चा इतना बड़ा है जो कि आपके पास कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली कर रहा है, आप उनको भी इस तरह से बता सकते हैं। या टीच बैक मेथड होता है कि आपने पूरा बताया बच्चे को, ठीक है, 10 या 12 साल के दरमियान का बच्चा है, आपने बताया, आपने फिर उनसे दोबारा पूछा कि मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, अब आप मुझे बता सकते हो कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप ये एक तरह का कोलैबोरेटिव काम करते हो। अगर जैसे आपके OPD में आ रहा है, तो आप डॉक्टर ने अगर आपके पास भेज दिया या खुद उन्होंने समझा दिया है, तो आप उसमें इंटरवीन करा सकते हैं। अटेंडेंट आप उसमें करवा सकते हैं। फार्मेसी में अगर वो कोई चीज लेने के लिए आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसमें ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, 13 से 18 साल तक के बच्चे हैं, या इस एज में आपके पास इसमें बिल्कुल यंग कोई आपके पास फीमेल आती है जिसने सपोजिटरी वगैरह यूज करनी है, या फिर आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह लेनी है, ठीक है। तो ये एक तरह का वो टॉपिक होता है जो कि बहुत अनटच्ड होता है। लोग सपोजिटरी को भी ओरल खा लेते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको किसी ने काउंसिल ही नहीं किया हुआ होता कि आपने किस रूट से इस्तेमाल करना है। एक एरर हमारे पास हुआ था कि जिसमें डायनोप्रोस्टोन की सपोजिटरी पेशेंट को रेक्टली रखनी थी, रेक्टली वजाइनली रखनी थी, और पेशेंट ने उसको ओरल खा लिया। क्यों? क्योंकि जो फार्मेसिस्ट था, जहां से उसको डिस्पेंस किया गया और जहां से उसको ये प्रिस्क्राइब किया गया, किसी ने उसको ये नहीं बताया कि आपने इसको ओरल नहीं खाना। उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी होता है। और फार्मेसीज में जहाँ पे ये प्रॉपर फार्मेसीज में काम हो रहा होता है, जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर ऑक्सिलरी लेबल भी लगाते हैं कि नॉट फॉर ओरल यूज। ओरल यूज पे कट होता है कि आपने नहीं खाना, आपने इसको विजाइनली या रेक्टली आपने इसको यूज करना है। तो वो फिर क्या हुआ कि पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसको एकदम एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह की कंडीशन में आपके पास फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिफ्थ क्या है आपके पास? एडहेरेंस और कंप्लायंस।
वही इसमें कुछ चीजें इस तरह की जो कि बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ चीजें आपके पास इस तरह की जो एडिशनली मैं आपको फर्दर उसको डिस्क्राइब भी करूंगी, ठीक है। एडहेरेंस और कंप्लायंस अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, जो कि पहले भी मैंने आपको पॉइंट बताया है कि पैलेटेबिलिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके पास इश्यू आता है। दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वही वाली बात कि टैबलेट को डिसॉल्व करें, फिर उसमें से एमएल निकालें, फिर डिस्कार्ड करें, फिर उसमें से आप सिरिंज को धो के रखें, या हर टाइम अगर आप इसमें नॉर्मली तो हम इसमें हर दफा मना ही करते हैं, क्योंकि अगर सेम पेशेंट को आपके पास एक सिरिंज से यूज हो रहा है तो ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आप ओरली दे रहे हैं, ठीक है, सेम पेशेंट के लिए। लेकिन क्या होता है कि आपके पास सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर आपके पास आता है कि पेशेंट जो बने बनाए सिरप होते हैं वो बहुत महंगे बन रहे होते हैं, ठीक है, या आपके पास बहुत दूर किसी फार्मेसी पे अवेलेबल होते हैं जहां पर थोड़े थोड़े दिनों में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं वो आपके पास इसमें अफेक्ट कॉज करवाते हैं, और फिर वही वाली बात कि ये डिजीज प्रोग्रेशन हो जाती है क्योंकि दवाई सही से पेशेंट नहीं ले पाता। तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लान में आप क्या कर सकते हो कि आप उसके टेस्ट को अच्छे से करो, ठीक है। अगर आपके पास इसमें कंपैटिबिलिटी मिल रही है, पेशेंट आसानी से उसे ले सकता है, वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप उसको करो। दूसरा क्या है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो रिजीम को, दिन में 3 से 4 दफा ले रहा है, अगर ड्रग की हाफ लाइफ अच्छी है और वो पेशेंट आपके पास इसमें उसको एडजस्टेड कर सकता है सिरप फॉर्मुलेशन पे, ठीक है, तो आप उसको करवा सकते हो। या फिर आप इनको काउंसिल पेशेंट को कर सकते हैं कि जब जब आपने रीफिल मेडिकेशन की करवानी है कि फार्मेसी एंड पे कोई रीचेक का इस तरह का सिस्टम आपके पास मौजूद हो कि रीफिल आपके पास, जैसे बाहर मुल्कों में होता है कि रीफिल के आपके पास मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह के एडहेरेंस और कंप्लायंस में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर आप इसमें मेडिकेशन जब भी फार्मेसी पे आते हैं तो रीफिल का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, वो आप इस पे चेक कर सकते हो कि लास्ट टाइम आप 2 महीने पहले लेके गए थे, तीसरे महीने तो आप आए नहीं, तो आपकी तीसरे महीने की जो मेडिकेशन थी वो स्किप हो गई, ठीक है, तो फिर आपकी क्या होगी, ट्रीटमेंट बीच में खराब होने लग जाएगी। तो यहाँ से भी एक तरह से हम कंप्लायंस को मॉनिटर कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास अटेंडेंट है या बच्चे हैं, आप उनको लाजमी काउंसल करें कि आपने इसको किस तरह से लेनी है, प्रॉपर्ली आप उनको बताएं, ठीक है। 6 आपके पास रियल चैलेंज क्या है, इन्वेंट्री एंड स्टोरेज चैलेंज, ठीक है, क्योंकि एज स्पेसिफिक आपके पास दवाइयां बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी बल्क में दवाइयां बनती हैं हमारे पास कंपाउंडिंग फार्मेसीज में, जो कि उसकी एक्सपायरी बड़ी एक्सटेंडेड होती है, ओरल की 3 से 6 महीने तक भी आपके पास होती है, किसी किसी ड्रग की 1 मंथ भी होती है, तो उसको मैनेज करवाना आपके पास आसान होता है एज कम्पेयर टू उस मेडिकेशन को करवाना जो कि आपके पास आसानी के साथ आपके पास इसमें स्टोर हो सकती है, और कुछ मेडिकेशन ऐसी जो स्टोर नहीं हो सकती, उनको फिर आपने पेशेंट की अकॉर्डिंग डिमांड के हिसाब से बनाना होता है। क्यों? क्योंकि आप मेडिकेशन को वेस्ट भी नहीं कराओगे, ठीक है। पता चला पेशेंट ने 2 दिन खाई, तीसरे दिन की एक्सपायरी उसकी बिल्कुल नियरेस्ट आ गई, तीसरे दिन वो भूल गया, अब उसने दोबारा से लेनी है, तो क्या होगा, बीच में ड्रग एक्सपायर हो गई, ठीक है। फिर आपके पास इसमें क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी में वो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, तो उसमें क्या होगा कि इमरजेंसी में फिर आपको उस ड्रग को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके पास रियल टाइम चैलेंज आता है। अवॉइड आप कैसे कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पीडियाट्रिक की इन्वेंट्री, एज पर द WHO बहुत सारी आपकी एसेंशियल मेडिकेशन स्टोरेज की गाइडलाइंस बताता है, ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करवाना है। और इसके अलावा प्रॉपर इंस्पेक्ट करते रहना है, फीफो से रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी नियर एक्सपायरी की है आपने उसको फौरन डिस्पेंस करना है, या अगर वो एक्सपायरी के बिल्कुल आपके पास में नजदीक है, इन पेशेंट पर अगर इस्तेमाल हो सकती है तो आप इस्तेमाल करवाएं, नहीं हो रही है तो आप उसको फौरन डिस्कार्ड करें, ठीक है, ताकि एरर भी ना हो कि पता चले किसी पेशेंट को आपके पास एक्सपायर मेडिकेशन डिस्पेंस हो गई। ये बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके पास ये चीज इंपॉर्टेंट आती है। तीसरी है टेम्परेचर मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे वैक्सीन हो गई, आपकी मेडिकेशन हो गई, जिनकी लाजमी कोल्ड चेन मैनेजमेंट करवानी है तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा पीड्स में, अडल्ट में बहुत सारी आपकी हाई अलर्ट मेडिकेशन में आती है लासा ड्रग्स, लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिकेशन, आपस में कलर कोडिंग से वो डिफाइन किया हुआ होता है, उसमें फिर आपके पास एरर नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस करना चाहिए ताकि आपके पास एरर के चांसेस कम हो सके। 7 चैलेंज क्या है, हाई रिस्क मेडिकेशन एरर। हाई रिस्क में कौन सी आती है, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ निमोनिक्स डिफाइन होते हैं, जैसे पहले था नीट क्लीन, अब वो चेंज हो गया ब्लैक नाइट। ये गूगल पे जाके आप लोग उसको फर्दर सर्च आउट कर सकते हो, जिसमें आपके पास हाई अलर्ट की सारी मेडिकेशंस आती हैं, नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, तो उनके एरर सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट आपके पास आते हैं। आप एरर को अवॉइड कैसे कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, अडल्ट की भी और पीड्स की भी।
ISMP, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये आपके पास इसमें मेडिकेशन सेफ्टी की सारी गाइडलाइंस आपके पास देती हैं कि जो जो हाई अलर्ट मेडिकेशन है, जिनसे रिस्क है, जो कि एरर प्रोन मेडिकेशन है, वो करवा सकते हैं, तो इसकी गाइडलाइन मौजूद होती है। आपने स्टोर कैसे करना है, आपने उसको मैनेज कैसे करना है, तो उसमें भी बहुत सारी बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके पास चीजें होती हैं जिसपे आप काम करवा के मेडिकेशन एरर को कम करवा सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि बहुत से हॉस्पिटल्स में हमारे पास पाकिस्तान के बार कोड सिस्टम है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम शॉपिंग मार्ट्स पे जाते हैं कि मेडिकेशंस हो गई या आपके पास ग्रोसरी हो गई, वो किस तरह से उसको बार कोडिंग से स्कैन कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ बिलिंग, ठीक है। तो इस तरीके की आपके पास बार कोडिंग मेडिकेशन के साथ भी हम करवा सकते हैं कि मेडिकेशन के जो जो बॉक्सेस होते हैं उसमें बार कोड जनरेट होते हैं, और वो बार कोड आपके स्कैन होता है, वहां से क्या होगा, एरर आपके पास चांसेस कम हो जाएंगे। कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास ऑर्डर आया है पैरासिटामोल टेबलेट का, ठीक है, आपने जो बॉक्स उठाया है वो पैरासिटामोल का नहीं था, वो था आइबुप्रोफेन का। गलती से आपने साथ साथ वो एनाल्जेसिक्स पड़ी हुई है, आपने उठा के उसको स्कैन किया, स्कैन जो था, स्कैनर ने फौरन आपके पास रेड लाइट जलाना स्टार्ट कर दी कि मतलब ये पैरासिटामोल का बारकोड नहीं है, ये तो आपने आइबुप्रोफेन उठाया। तो यहाँ से भी आपके पास जो एरर आपके ह्यूमन से हो सकते हैं वो आपके पास काफी हद तक कम हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आपने पीडियाट्रिक जो भी स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सेफ्टी मेडिकेशन रिलेटेड टू द पीडियाट्रिक्स आपके पास इंप्रूव हो सके, क्योंकि ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पीड से रिलेटेड लोगों को नहीं पता होती हैं, वो आपके पास काफी हद तक एरर्स कम होते जाते हैं। देन है हमारे पास इनोवेशंस। क्या क्या पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट अगर किसी एरिया में काम कर रहा है तो वो किस तरह से इनोवेट करवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ड्रग एक्यूरेसी। अब ये आपके पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट तक का काम है कि आप किस तरह से उस चीज को इम्प्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे अस्पतालों में हमारे पास EHR सिस्टम बड़े बड़े अस्पतालों में मौजूद है, जहाँ पे पीड्स का बहुत अच्छा सेटअप है। आगा खान हो गया, शिफा हो गया, शौकत खानम हमारे पास हो गया, ये इंडस हॉस्पिटल हो गया, तब्बा हार्ट हमारे पास आ गया, डाओ आ गया कराची में। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत प्रॉपर सिस्टम आपके पास डेवलप है, और सिस्टम के अंदर आपके पास पीड स्पेसिफिक कैलकुलेटर्स भी मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमने ऑलरेडी ड्रग लाइब्रेरी बना के उसमें एज के हिसाब से, हमने एज वेट के हिसाब से डोजिंग डाल दी है, मिनिमम मैक्सिमम डोजेस, पर डोज एक्सीड कर रही है नहीं कर रही, पर डे डोज एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही, ये हमने मैनुअली रेफरेंसेस करके हमने उस सिस्टम पे एंटर कर दिया, जो कि IT डिपार्टमेंट्स को इंप्लीमेंट करवाती है सिस्टम पे। और वहां पे भी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर डॉक्टर से एंड पे एंटर होता है और अगर वो आपके पास सिस्टम पे अपडेटेड है तो फौरन आपके पास में एरर आना शुरू हो जाएगा कि ये मैक्सिमम पर डोज से रेंज कर रहा है, मैक्सिमम पर डे से रेंज कर रहा है, तो वो आपका एकदम अलार्म या एक बीप आने लग जाएगी। वही एरर आपका फार्मेसी एंड पे भी आने लग जाएगा, ठीक है। आप एक तो देखो मैनुअली तो कैलकुलेट कर रहे हो, ये नहीं कि आप मैनुअली बिल्कुल आप हाथ उठा दोगे कि नहीं हम मैनुअली नहीं करेंगे, हमने सारा काम AI पे छोड़ दिया, वही सारा काम करेगा। आपने खुद भी थोड़ा काम करना है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास सिस्टम के भी कुछ एरर्स होते हैं कि वो ऑलरेडी सिस्टम पे चेक्स लगे हुए लेकिन वो आप पे एक्टिवेट नहीं हो रहे, सिस्टम ने अलाउ कर दिया जाना। तो वहां पे अगर फार्मेसिस्ट के पास इतनी अच्छी नॉलेज होगी तो क्या होगा कि आप फौरन उस चीज को पिक कर लोगे कि यार ये एरर हो रहा है, कि डोज ज्यादा जा रही है। दूसरा है कि स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप, यहां से भी आप एरर कम करवा सकते हो और डोज एक्यूरेटली एज पर द वेट के हिसाब से मिल सकती है। सेकंड क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड डोजिंग चार्ट्स एंड प्रोटोकॉल। मैं खुद एक पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूं, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसमें डोजिंग एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि मैं इनके डोजिंग प्रोटोकॉल्स बनाती हूँ, गाइडलाइंस बनाती रहती हूँ कि ये अब हमारे पास इसमें अपडेट हो गया है, हर 2 साल के बाद वो अपडेट हो रहा होता है, न्यू गाइडलाइंस भी आ जाती हैं, तो उस गाइडलाइंस पे हम काम करते हैं, ठीक है। और उसको डोज को हम प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल या एक प्रॉपर गाइडलाइंस की फॉर्म में देते हैं, या फिर कुछ मेडिकेशन होती है जैसे इमरजेंसी रेफरेंस चार्ट्स होते हैं। ब्रोसिलो टेप एक हमारे पास मौजूद होती है, जो ज्यादातर आपके पास क्रैश में बच्चे आते हैं, रिस्पिरेटरी फेलियर के बच्चे होते हैं, कार्डियोपल्मोनरी CPR वगैरह बच्चों को हो गया, स्टेप अप हो गए बच्चे हमारे पास पीड्स ICU में, वहां पे क्रैश कर गए बच्चे, तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिक एज वेट के हिसाब से हर ड्रग के आपके पास डोज दी होती है कि एड्रेनालिन अगर देना है, ब्रेडिकार्डिक बच्चा हो रहा है, सीवियर हाइपोटेंशन में आ रहा है, बच्चे का वजन है 5 किलो, उसमें डोज मैं पूरी रीचेक उसमें करूंगी कि अच्छा भाई इसमें 0.5 ml दी हुई है कि 1 mg पर 1 ml है, आपने डाइल्यूट करना है, इसमें से आपने 0.5 ml दे दी।
चार्ट्स मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो ये आपका काम बनता है कि आप इसको और ज्यादा स्पेसिफाई कराओ, ताकि कोई भी इमरजेंसी केसेस में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, एकदम इमरजेंसी केसेस होते हैं, उसमें क्या होगा, रिस्क सबसे ज्यादा होगा डोज कैलकुलेशन का। वार्ड में अगर हम खुद भी मौजूद होते हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट, तो ये चीजें हम खुद भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि नहीं इतने में नहीं, इतने में डाइल्यूट करो, अगर आपके पास कोई जैसे प्रोटोकॉल नहीं है या आपके पास इसमें वो पुराना हो गया, ठीक है, तो वहां पे भी सबसे ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में एरर मेडिकेशन के बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तीसरा, इनोवेट कैसे करवा सकते हैं, ये एक तरह की फार्माकोजेनोमिक्स एक न्यू फार्मासिस्ट की स्पेशलिटी है, जहां पे आप स्पेसिफिक जेनेटिक पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी दवाई का एडीआर आ रहा है, तो वो हो सकता है ना कि आपके पास हर बच्चे की जीन्स डिफरेंट है, तो वो जेनेटिकली आपके पास एबनॉर्मलिटी की वजह से आ रहा है। अगर कोई एडीआर है जो दूसरे बच्चे पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपके पास इसमें जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, उस बच्चे में स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक आप अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया के हिसाब से भी इस चीज पे काम कर सकते हो कि आपने जीन स्पेसिफिकली काम किया है जिसपे आप एडीआर वगैरह को प्रिवेंट करवा सकते हो, या कोई आपकी मिनिमम या मैक्सिमम डोजिंग पे भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रैक्टिस में देखो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि HIV डायग्नोस्ड होते हैं, एड्स के बच्चे होते हैं। एबाकेवर एक दवाई होती है, ठीक है, एनएनआरटीआई और एनआरटीआई के अंदर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपके पास एक स्पेसिफिक जीन होता है, अगर वो आपके पास इसमें आप चेक करते हैं, ठीक है, वो जेनेटिक एक तरह की टेस्टिंग होती है, अगर वो कम या ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करवाता है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट इसी तरह से अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जो कि मल्टीपल पेशेंट्स पे एडीआर कॉज नहीं करवा रही है, या किसी पे करवा रही है और किसी पे नहीं करवा रही है, तो उस पे आप रिसर्चेस पे काम करवा सकते हैं एक तरह से सीटीयू में या आप रिसर्च यूनिट में, कि आप ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि आपको इसलिए बजट भी चाहिए होता है, क्योंकि जीन टेस्टिंग पर काम करना इतना आसान नहीं होता। तो ये एक जरा बड़े लेवल पे काम होता है कि आप किसी एक कोई ड्रग को उठा लें जिसका एडीआर हर एक में, जैसे IVIG है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, किसी पेशेंट में रिएक्शन कॉज करवा रहे, किसी में नहीं करवा रहा। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग उसकी होती है, IgA और IgG के लेवल्स करवाने पड़ते हैं, कि लेवल्स चेक करें कि इस पेशेंट को बार बार रिएक्शन क्यों हो रहे हैं। पता चला वो फॉर्मुलेशन का मसला नहीं है, वो तो पेशेंट के लेवल्स ही कम आ रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह की स्टडीज में आप काम कर सकते हो। चौथी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ऐसी कोई कमर्शियल फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं है, बीइंग अ फार्मासिस्ट आप उसे कंपाउंडिंग रेफरेंसेस को सर्च कर सकते हो कि भाई ये हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद है, अगर हम इसको बनाते हैं, 10 दिन की एक्सपायरी दी हुई है, तो 10 दिन की कहीं पे अगर हमारे पास इसमें रेफरेंस है रिसर्च में कि 10 दिन तक ये स्टेबल था, आपने इसकी फॉर्मुलेशन बना के देख ली कि 10 दिन तक ये स्टेबल था भी या नहीं, पेशेंट अगर फॉर एग्जाम्पल कितनों पे समाल हुआ है तो उन पे इफेक्ट ठीक आ रहा था या नहीं आ रहा था, कोई कलर डिस्कलरेशन तो नहीं आ रही थी, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा था। तो इस तरह से आप कुछ चीजों पे इनोवेट करवा सकते हो। वही रिसर्च वाली बात कि आप नोवल फॉर्मुलेशन पे करवा सकते हो कि कोई ऐसी फॉर्मुलेशन जो बच्चों में बननी चाहिए। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल साइड पे होता है कि वो न्यू डोजेज फॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, फिर उसकी सारी चीजें चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह। तो वहां पे ये बीइंग अ फार्मासिस्ट आप इनोवेट करवा सकते हो। लास्ट आपके पास प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इनोवेशन, अगर आप कंप्लायंस एनहांस करना चाहते हो, तो वही वाली बात कि मेडिकेशन एजुकेशन टूल्स आपके पास होने चाहिए। बच्चों के केस में आप पिक्टोरियल्स, बार बार मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि पिक्टोरियल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स या आप छोटी छोटी सी पिक्टोरियल्स बना के दे दें, मेडिकेशन कैलेंडर्स बना दें, या चार्टिंग होती है कि पहले मंथ पे आप लेके गए, आपने फार्मासिस्ट पे चेक कर दिया, सेकेंड मंथ पे आपके पास में लेके गए, आपने चेक कर दिया। इसी तरह से आप कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन बना सकते हैं ताकि मेडिकेशन एजुकेशन टूल्स प्रॉपरली पेशेंट के लिए हो, ताकि आपकी कंप्लायंस मेंटेन रहे। दूसरी वही कंपैटिबिलिटी और पैलेटेबिलिटी, कि आप इसमें फ्लेवरिंग एजेंट की लाजमी कंपैटिबिलिटी ड्रग के साथ देखें और उसको चेक करें कि उसका ड्रग का इफेक्ट पेशेंट पे आ भी रहा है कि नहीं। पता चले आपने वही वाली चीज जो मैंने पहले भी बताई है कि कंपैटिबल तो आपके पास इसमें नहीं थी, लेकिन बच्चा ले नहीं रहा था, आपने ट्रीटमेंट को पूरा करना था, आपने मिला के दे दिया, लेकिन एट द एंड जो क्लियर आउट होना था कल्चर्स में से या जो भी टेस्टिंग से, वो आपके पास क्लियर आउट ही नहीं हुआ, यानी कि आपके पास में डोजिंग ही ठीक नहीं थी। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप फिर कंसल्टेंट से बात करके उस थेरेपी को मॉडिफाई कराएं कि देखिए इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, ड्रग काम नहीं करेगी, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, आप ये वाला करें, और ये बाहर मार्केट में अवेलेबल भी है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑल्टरनेट करवा सकते हो। तीसरी बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रग रिजीम को स्पेसिफाई करें। जब भी पेशेंट हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में भी आता है या डिस्चार्ज होता है, OPD पे आपके पास आता है और वो बच्चा फॉर एग्जांपल आपका फॉलो अप पर आ रहा है,
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अडल्ट्स में भी और पीड्स में भी कि पॉलीफार्मेसी को आप देखें, ठीक है। कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं है जो दिन में 2 से 3 दफा एडजस्ट हो सकती है, उसकी हाफ लाइफ इतनी लंबी और आपने फिर भी उसको डिवाइडेड डोजेस में करके दी हुई है, तो आप उस चीज को एडजस्ट करवाएं, ठीक है। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में दवाई मौजूद है तो आप दिन में वो 2 दफा खा रहे हैं, आप डॉक्टर को सजेस्ट करेंगे आप इसको दिन में 1 दफा कर दें, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मौजूद है, ठीक है। दूसरा आपके पास इसमें क्या आ रहा है कि जब भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब हो रही है, आप उसमें नंबर ऑफ मेडिकेशन, वही जब आप कॉम्बिनेशन ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, 2 मेडिकेशन आपके पास में रिड्यूस हो जाएगी 1 मेडिकेशन पे, तो मेडिकेशन रिजीम आपने कम से कम करवानी है। कोई ऐसी अनयूजुअल मेडिकेशन प्रिस्क्राइबिंग में नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में भी ऐसे बहुत से बच्चे एडमिटेड होते हैं जिनके ऊपर बहुत सी मेडिकेशन ऐसी थी, पॉलीफार्मेसी, फीवर इनिशियल हो रहा था, अब फीवर नहीं हो रहा, इनिशियली उसका चेस्ट एक्सरे खराब था कि रिस्पिरेटरी साइड से पेशेंट खराब था, नेबुलाइजेशन मिल रहे थे, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद क्या हुआ, पेशेंट आपके पास इंप्रूव करने लग गया। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को देखें कि उसमें वो चीज चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। एट द एंड इन चीजों पर काम करने के बाद क्या होगा, जितनी ज्यादा मेडिकेशन होंगी पेशेंट के लिए वो उतना ही नॉन कंप्लायंट होगा। पेशेंट उस चीज को लेगा नहीं, वो कहेगा यार मैं खाना नहीं खाऊं या मैं पूरा दिन दवाइयां खाता रहूं, सुबह भी खाऊं, दोपहर भी खाऊं, शाम में भी खाऊं, रात के भी बीच में खाऊं, फिर बीच में आपके पास जो टाइम मिल रहा है उसमें भी है। तो कोशिश करें आप उस चीज को कम से कम करवाएं। अगर वो चीज आपके पास, कुछ चीजें ऐसी कंडीशन में कोमॉर्बिडिटीज होती हैं बच्चों में भी कि आपके पास थोड़े थोड़े घंटों में हम उस चीज को डिवाइड करते हैं, वो एक तरह की मजबूरी होती है कि आपने वो कंडीशन इस तरह की होती है और प्रॉपर वो काउंसल्ड पेशेंट होते हैं तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की चीजें होती है जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो फार्मासिस्ट है जहाँ पे वो करवा सकता है उसके पास भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है और वो उस चीज पे इंटरवीन भी नहीं कर रहा, तो ये जिम्मेदारी लाजमी आपने अपने ऊपर लेनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली और चाइल्ड, ठीक है। जब भी एडहेरेंस की बात करते हैं ना, हमारे पास ऐसे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास कॉल्स भी आ रही होती हैं कंसल्टेंट्स की कि ये पेशेंट नॉन एडहेरेंट है। तो नॉन एडहेरेंट आपके पास क्यों है, या तो आपके पास पिल बर्डन बहुत ज्यादा है पर डे का, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया हुआ कि उसको खाना किस तरीके से है, टाइम गैप का ही उनको पता नहीं है आपस में, ठीक है। तो फिर आप उनको एक तरह का मोटिवेशन काउंसलिंग पॉइंट से आप उनको काउंसल कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी मेडिकेशन लेनी है या कोई ऐसी आपकी पिलिएटिव केयर का बच्चा है, कीमो का बच्चा है, आपके पास ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हम लाजमी उनको छोटी छोटी वीडियोस हमारे पास होती हैं कि आपने किस तरह से मेडिकेशन लेनी है। इनहेलर्स की आपके पास, हमारे पास कुछ वीडियोस होते हैं, हम उनको दिखा देते हैं कि आपने इस तरह से लेनी है। तो इस तरह से आप इंटरेक्टिव सेशंस करवा के भी उनकी इंप्रूवमेंट काउंसलिंग की करवा सकते हैं। ये सारे आपके पास रेफरेंसेस हैं जहां से कि सारी स्लाइड्स बनी हुई है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो या कभी आप लोगों का दिल करे फर्दर पढ़ने के लिए तो आप उन पे रेफरेंसेस पे जा सकते हैं। कोई सवाल आप लोगों के? Assalamu alaikum, ma'am. Myself Kiran Ladik from Shah Abdul Latif University, 4th year. I have a question, ma'am. यस किरण बोले। मैम कौन सी मेडिकेशन है जो हम पेडियाट्रिक में बोर्ड सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देते हैं? हाँ ठीक है बेटा, देखो वैसे तो कॉमनली मैं बार बार कह रही हूँ कि कीमो की दवाइयां देते हैं। हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम बीएसए के अकॉर्डिंग देते हैं, जिसमें हमारे पास कैस्पोफंजिन आती है, ये एक एंटी फंगल दवाई है, ज्यादातर रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन सेप्टिक डोजेस में अगर आपने देना है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी के पेशेंट्स में देना है, आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कैल्शियम ल्यूकोबोरिन आ गया, उसमें आप बीएसए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देते हैं। सिवेलामिर आ गया, ये एक कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग आती है, उसमें आप दे रहे होते हैं बीएसए के अकॉर्डिंग। तो उसमें फिर आपको पहले बीएसए कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करनी होगी। कैसे होगी कि पहले आप बीएसए एक निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो डोज से, तो वो आपके पास आ जाएगी डोज एज पर द बीएसए। Yes. Yes, ma'am. Thank you. वेलकम। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइसेल्फ बाबा। मिस मैं ये पूछ रही थी जो आपने ये जो मेडिसिन बताई हैं तो प्रीमेच्योर बेबीज में भी हम इनको यूज कर सकते हैं या उनके लिए कोई अलग डोज और मेडिसिन हमारे पास होती हैं प्रीमेच्योर बेबीज में? आप बीएसए के लिए बात कर रहे हो? जी मिस।
आप लुबाबा बीएसए की मेडिकेशंस की बात कर रहे हो? यस मैम। देखो हमारे पास जो मैंने आपको मोस्ट कॉमन दवाइयां जो बताई है ना, इसमें कैस्पोफंजिन हमारे पास प्री टर्म में भी इस्तेमाल होती है एज पर द बीएसए के हिसाब से, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि अगर आपके पास प्री टर्म में है तो आप वहां पे बीएसए नहीं यूज करोगे, आप वहां पे एमजी पर केजी का हिसाब करोगे। बीएसए के अकॉर्डिंग क्या होगा, टॉक्सिसिटी के चांसेस आपके वहां पे एज पर द डोज के हिसाब से जो होंगे वो मैनेजेबल होंगे, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो। कैस्पोफंजिन की नॉर्मली आपके पास इसमें डोज आती है 50 mg पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों में भी हम उसका या तो डोज हम बीएसए के हिसाब से भी करेंगे, इसमें 2 डोजेज आती है, या तो आप एमजी पर केजी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ बीएसए के, क्योंकि एमजी पर केजी में थोड़ी सी डोज जरा ज्यादा बन रही होती है, और बीएसए के अकॉर्डिंग जो डोज होती है वो थोड़ी सी राउंड ऑफ होकर कम बन रही होती है। तो इनमें आप पीड्स में भी, पीड्स हो, न्यूनेट हो, प्री टर्म हो, सब में आप बीएसए यूज करोगे, क्योंकि इनकी डोजिंग गाइडलाइन बीएसए के अकॉर्डिंग ही होती है। जरा सी डोज ज्यादा होगी वो फॉरन टॉक्सिसिटी कॉज करना शुरू कर देगा। तो टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए ही हम बेसिकली ज्यादातर आप बीएसए की डोजिंग को कंसिडर करते हो। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आई एम माई सेल्फ में सुमेरा। क्या हम एक्चुअल वेट यूज़ कर सकते हैं या आइडियल वेट बीएसए में? देखो बेटा, हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस होती है जिसमें आइडियल और ये एक्चुअल बॉडी वेट को कंसिडर कर रहे होते हैं। पीड्स में हम ज्यादातर ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो उसमें करवाते हैं जहां पे आपकी पीडियाट्रिक ओबेसिटी का पेशेंट होता है, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 साल का बच्चा है, उसका वजन आपके पास दिया हुआ है 25 किलो, ठीक है। तो ये एक तरह का अनएक्सेप्टेबल सी बात है कि 6 साल के बच्चे में 25 किलो वजन नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपके पास क्या होगा कि फिर आप आइडियल बॉडी वेट को कंसिडर कर, क्योंकि अगर आप 40 केजी के हिसाब से करोगे तो वो डोज काफी ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसमें आइडियल बॉडी वेट ले लोगे, आइडियल इस बच्चे में इतना बॉडी वेट होगा, तो आप वहां पे कैलकुलेट कर लोगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके एज पर द क्लिनिकल कंडीशन पेशेंट के हिसाब से आप उसको वेरी कर सकते हो। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम हुस्नुली अजैन। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम पीड्स को जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में इंक्लूड कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम हसन। हमारे पास हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी यही है कि अगर पीड्स स्पेसिफिक होता है तो उसमें पूरा आईआरबी से आपको अप्रूवल लेना होता है, आपको सारी उसकी चीजें देखनी होती है कि अगर आपके पास इसमें हम किसी आउटकम पे काम कर रहे हैं तो वो पेशेंट का कितना ज्यादा लीथल, कोई ऐसा एडीआर तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से आपके पास इसमें कंसर्न लेने के बाद में अगर पेशेंट की Sir, your voice is not clear. आई नहीं आवाज आपकी। यस मैम। लेकिन हम यहाँ पे स्टडीज करवाते हैं हॉस्पिटल में। यस मैम, थैंक यू फॉर यू। वेलकम। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा नाम बिस्मा तारिक है और मेरा ये सवाल था कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स या हम कह सकें कि इस तरह के हैं जिससे हम डायरेक्टली डोजिंग्स वगैरह और मतलब इस तरह से हम कैलकुलेट कर लें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू होल प्रोसीजर्स। सो इस तरह के अगर हमारे पास कोई इस्तेमाल होते हुए हों, इफ़ यू वुड लाइक टू टेल मी इन दिस रिगार्ड। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा।
हमारे पास अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई भी ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं है। ये हमारे सिस्टम बेस्ड, जो हॉस्पिटल के सिस्टम बेस्ड है ना, उसमें आपके पास डोज खुद आपको डालनी होती है। पीछे से लाइब्रेरी मौजूद होती है जो कि उसको देखती है कि अच्छा इस वेट के हिसाब से इतनी डोज जा सकती है, तो ये एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही। जो रेफरेंसेस मैंने आप लोगों को बताया, लेक्सिकॉम हो गया, अप टू डेट हो गया, माइक्रोमेडिक्स हो गया, बीएनएफ हो गया, इसमें कि सिर्फ आपको यूजुअल डोजेस दी गई होती है। कैलकुलेटर जो है ना, वो आपके हॉस्पिटल की जो मेन सिस्टम है उसमें वो एडेड है, जिसमें लाइब्रेरी खुद आपका ह्यूमन एक उसमें एडिट करता है, वो उसमें अपडेट होते हैं। क्योंकि देखो अब आपके पास इसमें जिस तरह से आप मैं आपके सवाल समझ गई, जैसे आपने कैलकुलेटर में कह रहे हो कि 5 ईयर्स डाला, 22 kg डाला, मीरोपेनम डाला, उसने डोज कैलकुलेट कर दी, ठीक है। ये सारा सिस्टम आपके पास मौजूद होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन आपको पहले डोज को डालनी पड़ेगी, ठीक है। डोज आप दोगे, वो आपको बताएगा कि अब आपकी ये डोज एक्सीड कर रही है, नहीं कर रही है, नॉर्मल रेंज में। नहीं कर रही होगी तो जाहिर सी बात है वो पॉपअप नहीं देगा। अगर कम होगी, आपने पहले से लाइब्रेरी उसमें पीछे डाली भी है, तो वो एकदम सिस्टम आपका पॉपअप करेगा कि यार ये डोज बहुत कम है, ये डोज बहुत ज्यादा है। तो इसमें भी आपके चांसेस ऑफ एरर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन पहले आपको यूजुअल रेंज तो पता हो। ऐसे तो भाई कोई भी डॉक्टर कोई डोज ही नहीं याद करेगा, हम भी नहीं याद करेंगे यार, हम तो कहेंगे यार सारा कुछ तो कैलकुलेट होकर आ रहा है। Okay, thank you very much. We extend our heartfelt gratitude to Dr. Sabah Javed for delivering such an insightful and thought-provoking session on pediatric pharmacotherapy, the challenges and innovations in dosing and compliance. So, thank you, Dr. Sabah, for your valuable time, clinical expertise, and engaging delivery. Truly enriched our understanding and inspired us to approach pediatric care with great precision and compassion. Thank you once again for being with us and contributing to our journey. And thank you all students, all the attendees for being the part of today's learning journey. Thank you so much, Yashpa. You're welcome. Allah Hafiz. Khuda Hafiz, everyone. अच्छा students, be prepared for the next session after 1 hour. जब तक आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर आ जाए और वो कैलकुलेशंस होंगी, तो फिर उस हिसाब से जो है वो आपको अपने पास बुक्स वगैरह रखनी पड़ेंगी। बुक कह रही हूँ, नोटबुक जो होती है आपकी, जिसमें आप लिख रहे होंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। फिर मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।